हाँ, दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ और जिस पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है 1857 का सिपाही विद्रोह। न सिर्फ सिपाही विद्रोह बल्कि महाविद्रोह। और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 10 मई से मानी जाती है, क्योंकि दिल्ली में 11 मई को विद्रोह शुरू हुआ था। हालांकि इससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं, जैसे जो बरहनपुर की 19वीं नेटिव रेजिमेंट थी सैनिकों की, उसे बर्खास्त कर दिया गया था। 7वीं जो अवध रेजिमेंट थी उसे भी बर्खास्त कर दिया गया था। 34वीं नेटिव रेजिमेंट जिसमें मंगल पांडे थे उसे भी बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च को विद्रोह किया था, जिसके फलस्वरूप 8 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। तो आइए हम समझते हैं विद्रोह के कारण को, साथ ही समझते हैं कि यदि ये विद्रोह सफल हो जाता तो हमारे देश की दशा दिशा क्या होती और हम सफल नहीं हो सके तो कारण क्या था। और साथ ही चूँकि मैं बीपीएससी को लेकर के ये बातें करूँगा तो आपसे मैं ये ज़रूर बोलूँगा, इसमें जो तमाम जो भी जो जमींदार थे, जैसे बिहार में खास करके कुंवर सिंह जी का नाम आता है, तो आप उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे जो बड़ा कारण है इस विद्रोह का क्योंकि मेरे हिसाब से जो बेलजली की सहायक जो संधि थी, उस सहायक संधि में कहीं ना कहीं मुझे इसके कारण नज़र आते हैं। और उस संधि के तहत जो समझौते हुए थे वो ऐसा था कि इन रियासत के राजाओं ने अपने विदेशी और सैन्य अधिकार खो दिया था। तो साथ ही उसमें ऐसा समझौता था जिसमें वर्णित था कि यदि देसी रियासत किसी अन्य देसी रियासत के साथ भी कोई समझौता करना चाहे तो अंग्रेजों की सहमति आवश्यक थी। हालांकि उसमें प्रावधान था कि उनके आंतरिक मामले में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और इसी का परिणाम हुआ कि जो रियासतें थी, उन रियासतों को अंग्रेज अपने अधिकार में करने में सफल हुए। तो सहायक संधि पे जो पहले जो हस्ताक्षर करता थे, जो रियासत था, वो अवध का निजाम था। फिर अवध, मैसूर,
ऐसे जो बरार, भरतपुर, तो ऐसे जो रियासतें थी, उन्होंने सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर दिए थे। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उन रियासत के जो राजा थे, उन्होंने अपने कहीं न कहीं संप्रभुता से समझौता कर लिया था। इसमें जो दूसरा कारण मुझे मालूम होता है वो है डलहौजी की राज्य हड़प नीति, से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है। उसके तहत उसने ये किया कि जिन भी राजाओं के या जो रियासतें थीं, उन रियासतों के यदि प्राकृतिक रूप से कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस पे ब्रिटिश सत्ता अपने अधिकार में ले लेगी और एक उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की जो मंशा थी वो राज्यों को हड़पने की थी, रियासतों को हड़पने के थे, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ही थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक जो कारण थे, जिसमें जो हम उदाहरण देखते हैं, जैसे आप जो नाना साहब थे, वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, लेकिन उन्हें पुणे से निर्वासित कर दिया जाता है। साथ ही आप देखोगे रानी लक्ष्मीबाई, उसने भी अपने उत्तराधिकारी, एक दत्तक उत्तराधिकारी को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी भी न सुनी। तो ऐसे ऐसे करके ये कुछ राजनीतिक कारण थे बेलदिली की सहायक और लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति। साथ ही यदि हम आर्थिक नीति में बात करते हैं तो हमें पता है कि जो भू राजस्व नीतियाँ थीं, वो न सिर्फ किसानों को ही नहीं, जमींदारों को ही नहीं, बल्कि जो शिल्पी वर्ग था, औद्योगिक वर्ग था, उसे भी काफ़ी हतोत्साहित कर चुका था। और हमें जैसा मालूम है कि तत्कालीन समय में 2,32,224 जो कंपनी के सैनिक थे, उनमें से आधा से ज़्यादा सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और साथ ही करीब करीब 75,000 से भी अधिक जो सैनिक थे वो अवध क्षेत्र से थे। तो जो वो वर्दी में जो सैनिक थे वो कहीं ना कहीं वो एक रूप में किसान थे। तो ये जो भू नीतियाँ थीं उससे किसान तो क्षुब्ध थे, साथ ही वो सैनिक भी क्षुब्ध थे। और न सिर्फ किसानों ने बल्कि 15,000 अर्जियां सिर्फ उन सैनिकों ने दे डाली थीं भूमि सुधार को लेकर। इसके अलावा जब हम
आर्थिक नीतियों पे बात कर रहे हैं, तो जो आप वेतन भत्ते जो आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं जो पैदल जो सेनाएं थीं उन्हें 7 रुपये दिए जाते थे और घुड़सवारी सेना को 27 रुपये। हालांकि उनकी सरकारी नौकरी उन्हें एक सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थायित्व तो देता था, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि जिस तरह से खर्चे बढ़ रहे थे तो उन्हें महीने में ज़्यादा पैसे उनके बच नहीं पाते थे। और साथ ही जो भारतीय सैनिक थे वो पदोन्नति के लिए तरसते रहते थे, लेकिन सूबेदार से ज़्यादा उन्हें बनाया नहीं जाता था। और साथ ही उनके साथ जो भेदभाव है, गोरे काले का भेद, वो हमेशा लगा रहता था। तो ये कहीं न कहीं भारतीय सैनिकों के लिए अपमानजनक थी। इसके अलावा जब हम धार्मिक कारणों पे चर्चा करते हैं, तो 1813 में चार्टर्ड एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को कहीं न कहीं ये विशेषाधिकार या अधिकार दे दिया गया था कि वो जाएं और लोगों को ईसाई बनने के लिए या धर्मांतरण के लिए प्रेरित करें। और वो ऐसा कर भी रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें प्रलोभन के तौर पे ये बोला जाता था कि यदि आप ईसाई बन जाते हो तो आपकी पैतृक संपत्ति नहीं हड़पी जाएगी, उस पर आपका ही अधिकार रहेगा। साथ ही साथ जो धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंची, क्योंकि आप जान करके दंग रह जाएंगे कि ज़्यादातर जो सैनिक थे उस समय वो उच्च जाति के थे, और वो सैनिक वेशभूषे में भी कहीं न कहीं अपने संस्कारों का, अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पगड़ी पहनना नहीं छोड़ा था, माथे पे तिलक लगाना नहीं छोड़ा था। लेकिन बाद में फिर अंग्रेज़ों ने उन सारी सेवा शर्तों को नामंजूर कर दिया और परिणाम स्वरूप उन्हें हैट यानी टोपी पहनाया जाने लगा, जिसमें कि फर और तुरा लगा होता था, जो कि चमड़े का होता था। साथ ही जो नई जो राइफलें आई थी उनमें जो गोलियां थी उसमें ग्रीस लगा होता था। उन गोलियों को भरने के लिए उस ग्रीस को मुंह से लगा करके छीलना होता था, जो कहीं न कहीं सूअर और गाय की चमड़ी से बनी होती थी। इतना ही नहीं, जो सैनिकों को डाक की सुविधा दी जाते थे, निःशुल्क डाक सुविधा,
वो भी 1854 में डाकघर अधिनियम के तहत समाप्त कर दी जाती है। साथ ही कैनिंग के 1856 के सेना भर्ती अधिनियम ने सैनिकों को अब बाहर किसी दूसरे देश में या समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि उस समय लोग समुद्र पार जाना कहीं ना कहीं अपने धर्म से, अपने संस्कार से दूर हो जाना समझते थे। और ऐसा हुआ भी। एक सैनिक का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम सीताराम था। और वो जब अफ़गान की लड़ाई, आंग्ल अफ़गान युद्ध हो रहा था, और उसके बाद जब वो आता है तो उसके सिर्फ बैरक वालों ने जाति से, धर्म से निष्कासित किया, बल्कि उसके गांव वालों ने भी उसे जाति धर्म से निष्कासित कर दिया। तो कहीं ना कहीं सैन्य रूल, सैन्य शासन, जो सैन्य कानून थे, वो कहीं ना कहीं जो हमारी जो जाति और जो धार्मिक व्यवस्था थे उसके सामने कमज़ोर पड़ गया। तात्कालिक कारण हमें जैसे मालूम ही था, जो कारतूस जो थे उनमें जिस चमड़ी का इस्तेमाल हो रहा था, जिसके कारण धार्मिक आस्था को काफ़ी ठेस पहुंचती है, और फलस्वरूप सैनिकों का विद्रोह, न सिर्फ सैनिकों का विद्रोह था बल्कि इसमें किसान, दस्तकार, शिल्पी वर्ग, मजदूर, एक बड़ा वर्ग का भागीदारी, एक बड़े वर्ग की भागीदारी इस विद्रोह में थी। भौगोलिक दृष्टि से यह विद्रोह संपूर्ण उत्तर भारत में मध्य और पूर्वी भारत में कुछ जगहों पे, हालांकि बंगाल के सभी सैनिक छावनियों में यह विद्रोह हुआ। पंजाब के भी कुछ सैनिक छावनियों में ये विद्रोह होता है, लेकिन दक्षिण भारत इससे काफ़ी अछूता रहा। इसका एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है जनजातीय विद्रोहों को जिस तरह से, जिस निर्ममतापूर्वक कुचला गया था। आपको याद है कि बेलूथम्पी ने जब विद्रोह किया था तो उसे सरेआम लोगों के बीच फांसी पर लटकाया गया था। कहीं न कहीं वो जो डर था दमनकारी, क्रूरतापूर्ण, उस डर ने दक्षिण भारत को इस विद्रोह से अलग रखा। लेकिन सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं, कहीं न कहीं इस विद्रोह के असफलता के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि हम खुद से ही लड़ रहे थे, अपनों से ही लड़ रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी अंग्रेजों के साथ थे। कुछ गिने चुने जैसे लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या तात्या या नाना साहब जैसे लोग ही अपने साथ थे। हालांकि कहने को तो बहादुर शाह जफर, खान बहादुर खां जैसे लोग थे,
लेकिन निष्ठापूर्वक, यहाँ तक कि वो कई बार अपने फैसले को बदलते भी हैं। कुछ तो ऐसे मानसी थे जो अंग्रेजों को सूचनाएं भी दे रहे थे। साथ ही जो हमारा जो व्यापारी वर्ग था, एक पढ़ा लिखा जो वर्ग था, वो ये प्रार्थनाएं कर रहा था, वो मिन्नतें मांग रहा था कि इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाए। उन्होंने मुंबई कलकत्ता में सभाएं की, प्रार्थनाएं की। साथ ही एक रियासतों का बड़ा टोला, राजाओं का बड़ा वर्ग, वो भी हमारे साथ नहीं था। इन सब के बाद यदि अंग्रेजी शक्ति के सामने हम कमज़ोर पड़े, तो कहीं ना कहीं हमारे जो शस्त्र थे, जो हमारी जो संपदा थी, हमारे पास जो संचार के साधन के अभाव थे, इन अभावों ने भी हमें घेरा। न सिर्फ कुशल व्यक्तित्व, कुशल नेतृत्व, बल्कि आपसी नासमझे, आपसी वैमनस्यता, आपसी स्वार्थ के कारण भी जो ये विद्रोह जिस रूप में देखने को मिलता, उसका वो रूप साकार ना हो सका। मेरी दृष्टि से तो मैं देखता हूँ कि यदि उन रियासत के राजाओं ने, व्यापारी वर्ग, पढ़े लिखे युवाओं ने और आपसी समझ और आपसी एकजुटता के साथ यदि ये विद्रोह होता, तो अंग्रेज 1857 में ही विवश हो जाते देश छोड़ने के लिए। और मुझे ये भी लगता है कि शायद 1857 का वो महाविद्रोह वो मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके कारण अंग्रेज 1947 में गए। अन्यथा मुझे इसकी कोई निश्चितता नज़र नहीं आती है कि शायद अंग्रेज 1947 में जाते भी या नहीं जाते। हालांकि कुछ ने इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहा, जैसे लॉरेंस और सीले। उन्होंने कहा कि महज एक सिपाही विद्रोह था। ऑट्रम और टेलर ने इसे कहा ये हिंदू और मुसलमानों का सिर्फ षड्यंत्र था। टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध करार दिया। वहीं आर.सी. मजूमदार ने कहा कि न तो ये प्रथम, न स्वतंत्रता, न तो कोई राष्ट्रीय लड़ाई थी। लेकिन जब मैं अपनी दृष्टि से बात करता हूँ, तो मुझे या जो आधुनिक जो विचारक हुए, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे वो नेहरू हों, विनायक दामोदर सावरकर हों, उनके नज़रों में भी ये विद्रोह जो था कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संघर्ष था। और मेरी दृष्टि से भी देखा जाए तो महज 1857 की क्रांति
एक सैनिक क्रांति नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी सत्ता को, अंग्रेजी चेतना को झकझोर देने वाला वो महान क्रांति थी, जो सही मायने में यदि सफल हो जाता, एकजुट हो जाता, तो उसकी जड़ें उखाड़ के रख देता। तो आप इस पे सोचिएगा, विचार कीजिएगा, और बिहार के परिप्रेक्ष्य इस पे व्यक्ति विशेष की मैंने बात कही, तैयार कर सकते हैं इस पे आप। हाँ, मैंने ना जो सिलेक्टिव जो टॉपिक्स हैं, मैंने उसी को सिलेक्ट किया है और उसी आधार पे मैं आप लोगों से बात करूँगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एंड मेहनत कीजिए। जय हिंद।